जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा साहब। आपकी लाइव कॉल्स हम ब्रेक के दौरान भी मौसूल करते रहे हैं। प्लीज़ ज़रा हाथ हौला रखें कॉल्स के ऊपर, मैंने भी कोई बात करनी है इनसे, तो इसलिए क्योंकि आपकी ईमेल्स जो हैं उनका भी एक बोझ है मेरे ऊपर। अच्छा, हम थायराइड पेशेंट्स की बहुत सारी मुझे आई हैं कि आपके कुछ ज़ेरे इलाज भी मरीज़ हैं और वो यही पूछ रहे हैं कि क्या थायराइड का जो पेशेंट है उसका हाइपोथायराइड जो है उनका मेटाबॉलिज्म पहले ही स्लो हुआ है, तो उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो और भी थोड़ी हो जाएगी फिर? देखें, थायराइड के पेशेंट्स में एक सबसे कॉमन जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि थायराइड के पेशेंट का मेटाबॉलिज्म तेज़ है या स्लो है हाँ। या फिर वो। देखें, अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो आप इसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर सकते हैं। सही। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवर एक्टिव थायराइड है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तेज, हाँ। और अगर आपका अंडर एक्टिव हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो स्लो होगा। होगा, हाँ। तो ठीक, लेकिन कोई भी ट्रीटेड पेशेंट, मेरे ख्याल में अगर ये मैसेज एवरीवन अगर समझ आ जाए हर किसी को कि ट्रीटेड थायराइड पेशेंट जिसका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जिस पे आप मेजर करते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, अगर वो आपका नॉर्मल रेंज में है तो आप में और एक किसी भी दूसरे आदमी में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ओके, नॉर्मल। तो एज लॉन्ग एज योर थायराइड इज ओके, आपका मेटाबॉलिज्म, तो आपका जिनका सब कुछ। फ्लक्चुएट करता है डॉक्टर साहब? देखिए, फ्लक्चुएशन अगर आपकी डोज सही एडजस्ट हुई हो ना, और ये आपके फिजिशियन का काम होता है कि थायराइड की डोज को सही उसको मेजर करे और उसके हिसाब से सही उसको तो रेगुलेट क्या करे। रोजों से पहले वो रेगुलेट करा लेनी बिल्कुल चाहिए? करवा लेनी चाहिए। अच्छा। अगर आपका रेगुलर, तो थोड़ी बहुत जो फ्लक्चुएशन होती है ना कि फॉर एग्जांपल 2.2 से 6 चला गया, 6 से फिर आपने 1.1 कर ले, इस फ्लक्चुएशन को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर भी नहीं सकते। अगर आपका TSH फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन 1 एंड फिर बीच में 30 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपको 25 हो गया, इसका मतलब है कि कोई डोज में आपकी एडजस्टमेंट की गड़बड़ है। लेकिन 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत तो पड़ती है, इसीलिए आप 3 से 4 महीने के बाद अपना TSH करवाते हो। लेकिन इससे ना रोजे पे फर्क पड़ता है, ना डेली रूटीन पे पड़ता है, ना मेटाबॉलिज्म पे इतना फर्क पड़ता है कि you would suggest the same diet for them as any I normal would say person, any balanced diet for anyone else would be good for them too. but not again parathas and stuff? ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको घी वो से चीज़, जरा परहेज। जो कोई चीज़ भी जो हाई कैलोरिक हो, जिसमें आपके पराठे आ जाते हैं, तली हुई चीज़ें आ जाती हैं, समोसे आ जाते हैं, इनमें कैलोरिक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है। अब अगेन, अगर अब मैं यू माइट नॉट लाइक इट, लेकिन मैं अगर आप इसको जस्ट भी डेविल्स एडवोकेट, वाकई में चले रमज़ान भी है, किसी ने पराठा खाना भी है या फिर किसी ने समोसा खाना है, तो मेक इट अ हैबिट कि जी आप उसको हफ्ते के बाद, 5 दिन के बाद, या फिर उसकी क्वांटिटी कम करके देख लें कि आपकी कैलोरिक भी ना हो। अगर आपके किसी जगह बैठे हुए आपको एम्बेरसमेंट भी ना हो कि आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे हाँ हाँ कुछ, लेकिन बिल्कुल। आप थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी कम करके आप उसको न्यूट्रलाइज एंड देन मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वाकई में अगर आधा पराठा खा लिया है, उसके बाद आपने 15-20 मिनट वॉक कर लिए, हाँ कल फिर उसमें 2 पराठे ना खाएं, लेकिन आप उस दिन को बैलेंस कॉम्पनसेट कर आउट सकते, अपने, बैलेंस और आउट कर सकते इफ्तारी पे किसी सूप से इफ्तार कर लें, इफ्तारी एग्जैक्टली। या दूध से मैंने देखा है अगर दूध पी लेना तो उस तरह से इफ्तारी नहीं कर सकते क्योंकि जितना। वही फीलिंग हो जाती है ना, बाय द टाइम यू फिनिश, उसमें आपको जब तक खाना आता है, जब तक आपकी फीलिंग हो आपकी वो चुकी है, तो फीलिंग आपकी हो एपेटाइट जाती वैसे ही कम हो है। जाती एक कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अली बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। जी जी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी मदर का ब्लड प्रेशर जो है वो 2-3 दिन से सही। हाई हो रहा है, हाँ। और रोज़ा कल छोड़ा था तो कुछ बेहतर रही थी, तो इस ओके, वजह से तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस्तेमाल करें। सही सही। थैंक यू फॉर कॉलिंग अली जी। इफ आई अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन राइट, तो मसला ये है कि किसी तरीके से, किसी वजह से इनकी मदर का ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया है ड्यूरिंग रमज़ान। अब इसमें 2-3 फैक्टर हैं। नंबर 1, क्या दवाइयों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है? तो अगेन, अगर इनका ब्लड प्रेशर थ्रू आउट नॉर्मल चल रहा था और रमज़ान के दरमियान में शूट अप कर गया है, तो इसका मतलब है कि दवाइयों में तो एक सच नुकसान नहीं है। नंबर 2, अब दूसरे स्टेप पे रहे, क्या कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया? किसी किस्म का स्ट्रेस, किसी किस्म की हार्ट का इशू, क्योंकि अगर किसी को पहले ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसको कोलेस्ट्रॉल की भी हो सकती है और उसके साथ हार्ट का इशू। तो आई थिंक मैं इनसे रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी इनका अगर ब्लड प्रेशर शूट अप अभी है या नहीं है, एक हार्ट का ECG जरूर करवा लें, तो मेक श्योर कि अल्लाह ना करे हार्ट की कोई प्रॉब्लम पड़ रही है। अब अगर पहला स्टेप में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल था, दूसरे स्टेप में हार्ट और बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है
तो और तीसरी डाइट को भी कंट्रोल करना। एग्जैक्टली वो तीसरे स्टेप में व्हाट आई वुड से कि इनएविटेबली या तो वो डाइट में कोई ऐसी चीज दे देती हैं रोज सहरी और इफ्तारी के अंदर जिसके रिजल्ट में आपका बढ़ जाता है, और कुछ एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है क्योंकि ब्लड प्रेशर किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपका बढ़ जाता है। तो इसमें बाज़ दफ़ा होता ये है कि अगर आपको रोज़े की किसी वजह से आप रेजिस्ट कर रहे हो कि मे बी आपकी कोई चीज़ इंटरनली अनकंट्रोल्ड है जिसमें थायराइड या आपका या इंटरनली आप बॉडी वो स्ट्रेस ले रही है, मेटाबॉलिज्म में तो गड़बड़ है, उसमें उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। उसमें फिर आपको रीविजिट करना पड़ेगा क्या आप रोज़े रख भी सकते हैं कि नहीं रख सकते, नंबर 1। और दूसरा ये है कि वी सॉर्ट इट आउट, 1-2 दिन का गैप देके आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके दोबारा ट्राई करते हो। अगर बार बार आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ रोजे के दरमियान में शूट अप कर रहा है तो आपको सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा कि आप देखें वो वजह क्या है जो रमज़ान रोजे के दरमियान में होती है और रेगुलर डे पे नहीं होती, और उस वजह को ट्रीट करें रादर देन ट्रीटिंग जस्ट द ब्लड प्रेशर और द सिम्टम। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक जैसे आपने अभी बात की थी कि हम पानी पे इतना जोर नहीं देते, कई दफ़ा ये भी होता है कि पानी कम पीने से और सॉल्ट ज़्यादा खा लेने से, और एक चाइनीज़ सॉल्ट का भी रिवाज है काफ़ी ज़्यादा। अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो अच्छे वाले हैं उन्होंने तो ख़त्म कर दिया है, मगर सर्टन चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स अपने सूप्स के अंदर वो अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट आल्सो कॉजेज़ अ बिट ऑफ स्पाइक इन द ब्लड प्रेशर। देखिए पानी का और जितना भी जिक्र किया जाए, हम लोग खानों के आप देखें डिशेस वगैरह की बात करते हैं, बट वी नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन कौन सा ड्रिंक, कौन सा लाइट ड्रिंक अपार्ट फ्रॉम वाटर। मतलब पानी तो जाहिर बात है, कौन सा चीज़ आप थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी कम कर सकते हैं। वजह यह है कि बीइंग ए नॉर्मल पर्सन यू नीड टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक, क्योंकि वो आपका पानी के बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है ये आपके रमज़ान के शुरू में इतने नहीं होती कि बॉडी में कुछ वाटर रिजर्व्स होते हैं। बाय द टाइम यू गेटिंग इनटू सेकंड एंड थर्ड वीक वो आपके रिजर्व कम होना शुरू होते हैं, डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, फिर स्टोन्स बनना, कमर में दर्द होना, किडनी में दर्द होना, ये सारी वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसको सिनेरियो को चेंज करके आप किसी भी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पेशेंट, ये प्रॉब्लम को 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वजह ये है कि जब आपके डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी होती है, तो जो दवाइयाँ तो आप खा ही रहे हो ना, हाँ जी। तो दवाइयों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, जिनके अपने टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाते हैं। ये तो किडनी पेशेंट्स के लिए भी मुझे किडनी पेशेंट्स के लिए तो डबल ट्रिपल ज़रूरी है, इससे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ की वजह। कुछ शुगर की दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि अगर डिहाइड्रेशन में लें तो वो कुछ ऐसे एसिड बनाते हैं जो बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रोज़े ना रखें, इसका ये मतलब नहीं कि आप रख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदे के बनेंगे। जिसमें भी वो डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी की कमी होगी, तो अगेन अगर मेरा ये मैसेज किसी भी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव को जा रहा है जिसको ब्लड प्रेशर है, तो मेक श्योर के दवाइयों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि पानी की वाटर इनटेक आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, बल्कि इन शॉर्ट। और इसका बेस्ट आप देख सकते हो, आप यूरिन आउटपुट से भी कर सकते हो कि अपना यूरिन आउटपुट, आपकी जो पेशाब है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं आ रहा। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक आप सुनोगे वो ये होता है कि हमें रोज़े के दौरान कमर में दर्द होता है, एंड दैट्स बिकॉज कि वो जब किडनी डिहाइड्रेटेड होती है उसकी वजह से पेन होती है। तो अगेन वाटर इनटेक को ना सिर्फ आपको मेजर करना है, बल्कि आपने क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जिसमें आप पानी नहीं पी रहे होते। खाने के बगैर तो गुजारा हो जाता है मेटाबॉलिज्म के जरिए, पानी का हमारे पास कोई नेमल बदल। सही कहा आपने, पानी का कोई नेमल बदल नहीं। आपने गौर से बातें सुनी है ना डॉक्टर साहब की, अब ज़रा ना थोड़ी सी ब्रेक लेके उसके ऊपर ज़रा गौर से सोचें अपने दिमाग से।